प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व खोली ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से लगातार कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आपको सभी को उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी में आगे बढ़ते हुए मैंने कल आपको पौधों में श्वसन के बारे में बताया था। आज मैं आपको जंतुओं में श्वसन के बारे में बताऊंगा। देखिए, जंतुओं में जो श्वसन होता है उसको देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्राणी जो होते हैं उनमें जो श्वसन करने के तरीके होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के ही होते हैं। जैसे प्राणी होंगे उसी के अनुसार उनमें श्वसन क्रिया भी पाई जाए। जैसे आपको मैं एक क्रियाकलाप के द्वारा बताता हूँ कि आप एक जलशाला में मछली का अवलोकन करके, जलशाला होती है ना, एक्वेरियम होता है, आपने देखा होगा शीशे का एक बॉक्स था, कई जगह सुंदर दिखाने के लिए जंतुशाला बनाई हुई होती है, जलशाला मछली होगी, उसका अवलोकन कीजिए और ये देखिए अपना मुंह खोलती है मछली और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे जो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं उन क्लोम छिद्रों के द्वारा मुंह में जो जल भरती है उसको बलपूर्वक निकाल करके उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको तो अंदर ले लेती है और ऊपर की बचे हुए पानी को क्लोम छिद्र के द्वारा क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र खुलने और बंद होने में किसी प्रकार का कोई संबंध है? हाँ, हम देखेंगे कि जब मुंह खुलता है तो पानी अंदर जाता है, उसी के जस्ट पश्चात क्लोम दरार खुल जाता है, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? मछली के शरीर में चली जाती है, रक्त के साथ परिसंचरित हो जाती है। गिनती करो कि मछली एक मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है। जैसे हमारे अगर देखा जाए हम भी पर मिनट में 18 से 20 बार श्वसन क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से मछली भी इतनी ही बार श्वसन क्रिया करती है, 18 से 20 बार वो श्वसन क्रिया करती है। तो अलग अलग जो प्राणी होते हैं वो अलग अलग प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जल में लगभग 1% ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। कितने प्रतिशत? 1%। ध्यान रखना भैया कि 1% ऑक्सीजन तो जल में घुली हुई रहती है और 21% हमारे वायुमंडल में रहती है। जिन प्राणियों के फेफड़े पाए जाते हैं वो तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच करके ग्रहण कर लेते हैं। जिन प्राणियों में फेफड़े पाए जाते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और फेफड़ों में श्वसन क्रिया कर लेते हैं। फेफड़ों को जल में घुली हुई ऑक्सीजन को केवल वो जीव जली है जो जल के द्वारा 1% से श्वसन क्रिया करना जानते हैं। जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में जो ऑक्सीजन घुली हुई है 121 है और 1% है। इसलिए जलीय जीवों की जो श्वास दर होती है स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत तेज गति से होती है। आपने एक चीज और देखा होगा, वायु में 21% ऑक्सीजन है, फिर भी यदि मान लीजिए मछली को बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है ना तो मछली मर जाती है, वो 21% को ले नहीं सकती। उसी प्रकार जैसे यदि मान लीजिए हमको पानी में डुबो दिया जाए तो पानी में 1% ऑक्सीजन है, परंतु हमारे फेफड़े क्या नहीं कर सकते, डायफ्राम प्रणाली पर आधारित है। अगर मान लीजिए हम जल के अंदर जाकर के श्वसन क्रिया करना शुरू कर देंगे तो पानी को भी साथ में खींच जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसी प्रकार मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो तड़पने लग जाती है, क्योंकि वो केवल श्वसन क्रिया किसके द्वारा कर सकती है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्लोम दरार से बाहर निकाल के कर सकती है, इसलिए वो तड़पने लग जाती है। नहीं तो अपन सोचते हैं कि इतना जल्दी मछली को बाहर निकाला और मर क्यों रही है? इसका यही कि उसको सांस नहीं आ रहा। अगर हमको पानी में डुबो दिया जाए तो डुबोने के 1 मिनट के अंदर ही तड़प करके क्यों मर जाए? क्योंकि हमारा सांस वहां नहीं आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस इस तरह का होता है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्राणी होते हैं, श्वास क्रिया के लिए भिन्न भिन्न तरीके वाले होते हैं। आपने भी देखा होगा स्थल पर जो जीव पाए जाते हैं धरती पर, उनके वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न जीवों में ये ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हमारे फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। हम नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में मिलने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाओं जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको क्या करते हैं, इसी नासा छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो मैं आपको लिखवाऊंगा जंतुओं में श्वसन। पॉइंट भी देखिए यहाँ से
जंतुओं में श्वसन। देखिए कि भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के कैसे तरीके पाए जाते हैं? भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। ठीक है, जंतुओं में जैसे ऑक्सीजन को लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस लेते पॉइंट बना दी जाओ इसकी। जंतुओं में जैसे ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कशन करें तो ऑक्सीजन को लेने तथा CO2 का निष्कासन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के अंगों का क्या हुआ विकास हुआ है। इस तरह जीव वायुमंडल में विद्यमान स्थलीय जीव वायुमंडल में विद्यमान लगभग 21% ऑक्सीजन से श्वास क्रिया करते हैं। लगभग 21% ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया कितने प्रतिशत से करते हैं? लगभग 21% से श्वसन क्रिया करते हैं। जलीय जीव जल में घुली जलीय जीव जल में घुली जलीय जीव के यहाँ स्थलीय जीव भाई जलीय जीव जल में घुली लगभग 1% ऑक्सीजन से क्या करने का प्रयास करते हैं? लगभग 1% जो ऑक्सीजन होती है जलीय जीवों की वो श्वसन क्रिया करने का प्रयास करते हैं। लगभग कितने प्रतिशत से? लगभग 1% से श्वसन क्रिया करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको पता होगा अमीबा जैसा एक सरल एक कोशिकीय प्राणी है, वो श्वसन कोशिका कलाई के द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन क्रिया पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर अमीबा जैसा एक कोशिकीय सरल जीव कोशिका कला द्वारा विसरण क्रिया से
कोशिकीय जीव जो सरल जीव है वो कोशिका कला द्वारा मिश्रण क्रिया से श्वसन क्रिया करता है। आपने अमीबा को देखा होगा। मैं आपको ये अगर आपने ऊपर से लिख दिया यहाँ से तो मैं इसे मिटाकर क्या करूँगा बताना चाहूंगा। देखिए अमीबा जैसा जीव की बात बता रही है भाई। अमीबा एक इस तरह का प्राणी होता है, इसमें यहाँ के अंदर पाया जाता है, ये इसमें कोशिका द्वारा भरा हुआ रहता है, ये केंद्रक हो गया और ये इसका पूरा एक कोशिका शरीर है। अमीबा है, अमीबा में वायु जैसी ये जल है, पानी में घुला हुआ तो 1% ऑक्सीजन होता है। कितना प्रतिशत? 1% जो ऑक्सीजन होता है। इसमें घुला हुआ, पानी में घुला हुआ तो 1% ऑक्सीजन होता है। वो 1% ऑक्सीजन क्या करता है डॉक्टर? इसमें मिश्रण की क्रिया के द्वारा यानी गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के रूप में ना मिश्रण कहलाता है। जब बाहर 1% ऑक्सीजन है और अंदर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसके ऊपर जो ये कोशिका कला पाई जाएगी, मैंने लिखा है इस अर्ध कोशिका कला के द्वारा, तो ये जो झिल्ली पाई जा रही है इस झिल्ली में से ऑक्सीजन मिश्रण की क्रिया के द्वारा अंदर चली जाती है शरीर के, यानी O2 तो अंदर आ जाती है यहाँ, और यहाँ अंदर जो कार्बनिक भोजन था उसमें ये मिल करके और CO2 बन जाती है, तो CO2 पानी में मिश्रण क्रिया द्वारा बाहर चली जाती है। इस तरह से एक कोशिकीय जीव अमीबा में श्वसन क्रिया होती है। इसी के साथ जैसे आपको बताऊंगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, आप जानते होंगे कि नर केचुआ भी वही होता है, मादा केचुआ भी वही होता है। उसके बाहर से दो कमरे खंड होते हैं, उनमें नर जनन और मादा जनन दोनों ही पाए जाते हैं। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुए को किसान का क्या कहते हैं? मित्र भी कहते हैं। हाँ भाई, तो देखिए मैं आपको बता रहा था अमीबा में इस तरह से हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि केचुए जैसे प्राणी में केचुए जैसे प्राणी में केचुए जैसे प्राणी में अपनी त्वचा द्वारा गैसों का अपनी त्वचा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। मछली जैसे जंतु अपने मुंह द्वारा जल को लेकर के, मछली जैसे जंतु, मछली जैसे जंतु अपने मुंह द्वारा जल लेकर अपने किसके द्वारा? मुंह के द्वारा जल लेकर के बलपूर्वक क्रम तक पहुंचाती है। बलपूर्वक कहां पहुंचाती है? क्रम तक पहुंचाती है। O2 विसरण के द्वारा रक्त में मिल जाता है, जहां से ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा
जल में मिल जाता। लिख लिया होगा आपने कि ये इसमें पाया जा रहा है। आप देख लेंगे कि मछली जैसा जल को अपने मुंह द्वारा जल लेकर के मलकुओं को उसको कहाँ पहुंचा देता है, क्रोम दरारों तक पहुंचाता है, जहां क्रोम दरारों में क्या होता है, ऑक्सीजन मिश्रण क्रिया के द्वारा आसानी से रक्त में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस प्रकार से एक मछली में श्वसन क्रिया पाई जाती है। अगर मान लीजिए हम देखें कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, श्वसन रंध्र या श्वास नली पाई जाती है। ऊपर से इसको मैं मिटा दूंगा। कीटों में क्या होता है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, कीट भी तो छोटे जीव है, जीवों में तो आते हैं, वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए या तो श्वास रंध्र होते हैं या फिर उनकी श्वास नली पाई जाती है। तो कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं, या तो श्वास रंध्र पाए जाते हैं या तो श्वास रंध्र पाए जाते हैं या फिर पाई जाती है, या तो श्वास रंध्र पाए जाते हैं या फिर क्या पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है। आगे देख लो, स्थलीय जो प्राणी होते हैं, जैसे स्थलीय प्राणियों में पक्षी है, कुत्ता है, मनुष्य है, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। स्थलीय प्राणियों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, स्थलीय प्राणियों में श्वसन क्रिया के लिए क्या पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं। लंग्स जिनको बोलते हैं फेफड़े पाए जाते हैं। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं भाई, जिन्हें हम फेफड़ों के नाम से जानते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर मनुष्य में श्वसन के बारे में बताऊँ। देखिए, मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है, इसके लिए पहले आप थोड़ा सा इसे लिख लें, फिर आगे मैं बता दूंगा। और भी एक आपके बॉक्स में आ रहा है, उसके लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा, तो धूम्रपान के लिए वो बताऊंगा आपको मनुष्य में श्वसन को शुरू करने से पहले। लिख लिया होगा आपने, देखिए मैं भी कर देता हूँ उससे। देखो, मैं आपको बताऊं मनुष्य में श्वसन, उससे पहले आप देखेंगे कि तंबाकू, धूम्रपान के बारे में आपने टीवी पे भी ऐड चलते हुए देखा होगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तंबाकू, बीड़ी, रेती, गुटखा, चोरी, किसी भी प्रकार का।
आपने देखा होगा आजकल अस्पतालों में तो धूम्रपान के द्वारा आने वाले जो कैंसर के केस हैं या अन्य कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए अलग से वार्ड निर्धारित कर दिए गए। इतने ज़्यादा स्तर पर लोगों में ये बीमारियां फैल रही हैं, हमें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जीवन के लिए हानिकारक होता है। हमारे शरीर की सभी प्रकार की कार्य क्षमताओं को समाप्त करने का काम नशे के द्वारा किया जाता है। नशा आंतों में पहुंच करके आंत कैंसर बनाता है, चमड़े का कैंसर बनाता है, गले का कैंसर बनाता है। धुआं वाले धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए फेफड़े का कैंसर हो जाता है। हर प्रकार से अपच, कब्ज आदि बीमारियों को भी इसी धूम्रपान के द्वारा जन्म दिया जाता है। जैसे देखिए, तंबाकू को सीधे ही उपयोग न करके बहुत से लोग सिगार में पीते हैं, कुछ एक लोग सिगरेट के रूप में, कुछ बीड़ी के रूप में पीते हैं, कुछ एक लोग गुटखा आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी उत्पाद का उपयोग, यानी तंबाकू के किसी भी प्रकार का जो उत्पाद है उसका उपयोग हानिकारक होता है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित कर देता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, धमनियों का सूख जाना, ब्लड प्रेशर, फेफड़े से संबंधित बीमारियां आदि के कई रूपों के लिए प्रमुख कारण बन जाता है। भारत में गुटखा सेवन से मुंह के कैंसर की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तंबाकू से बने उत्पादों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक माना जा रहा है। जैसे श्वास नली होती है ना, उसके सभी ऊपरी हिस्से में इनमें छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त क्या करती है, अंदर ले जाने वाली जो भी वायु है उससे रोगाणु, धूल के कारण और हानिकारक कण जो भी होते हैं उनको हटाने में हमारी मदद करती है। धूम्रपान करने से क्या होता है कि बालों की संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक जो रसायन है वो सीधा ही फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। फेफड़े में संक्रमण फैल जाता है, खांसी हो जाती है, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन जाता है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्रकार का, पहली बात तो नशा करें ही नहीं, और अगर आप यदि नशा करते हैं तो आप उस नशे को तुरंत प्रभाव से छोड़ दें, क्योंकि नशा केवल नाश करने वाला होता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई शरीर में फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी भी शरीर को नुकसान देने वाली होती है। इनके अंदर कॉफ़ी पाया जाता है जो अनिद्रा, अपच, भूख न लगना, इस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाता है। ज़्यादा मात्रा में चाय यूज लेने से भी शुगर बीमारी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन को देखिए, जैसे कि मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल श्वसन तंत्र पाया जाता है। लेकिन मनुष्यों में श्वसन के लिए एक जटिल श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में क्या पाया जाता है? श्वसन के लिए एक श्वसन जटिल तंत्र पाया जाता है। जटिल श्वसन तंत्र से क्या क्या होता है देखिए, और इसमें कौन कौन से हैं। मानव श्वसन तंत्र में प्रमुख रूप से मानव श्वसन तंत्र में प्रमुख रूप से मानव श्वसन तंत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है, नासा छिद्र, नासा मार्ग, नासा हुआ, नासा हुआ, इसके
इसके अलावा श्वास नली, श्वसनिकाएं, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़े, डायफ्राम आदि पाए जाते हैं। फेफड़े, डायफ्राम आदि पाए जाते हैं। ये मनुष्य के क्या है, श्वसन में सहायक अंग हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मानव के अंदर क्या क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा लिखेंगे हम श्वसन मार्ग। क्या लिख रहे हैं भाई, श्वसन मार्ग। एक बार इसे लिख लें, फिर उसके बाद हम इसे चित्र बना करके पढ़ा देंगे। हाँ भाई, मनुष्य में देखिए सबसे पहला है श्वसन मार्ग। पहला क्या है, मनुष्य में श्वसन में पहला जो श्वसन मार्ग में देखिए कि श्वसन मार्ग से होकर के वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। हम इस बात को जानते हैं, श्वसन मार्ग से होकर जाती है, इसलिए श्वसन मार्ग को इतना लंबा बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, ताकि ये जो हमारी बाहर की वायुमंडल की वायु अगर सर्दी के दिनों में अधिक टेम्परेचर वाली है तो इतने लंबे मार्ग से गुजरे तो फेफड़ों के अनुकूल हो जाए। गर्मियों में यदि जाए तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा और अंदर का कम होता है तो उसके अनुकूल हो जाती है, इसलिए नासा मार्ग लंबा बनाया गया है और इन्हीं से होकर के फेफड़े में प्रवेश करती है तथा नासा मार्ग के द्वारा ही फेफड़े से बाहर जाती है तथा नासा मार्ग द्वारा ही क्या होता है, फेफड़ों से बाहर जाती है। देखिए सांस लेने तथा निकालने की क्रिया तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के नीचे लिखे हुए विभिन्न भाग होते हैं। वायु मार्ग के नीचे लिखे हुए विभिन्न भाग होते हैं। अब उनमें से देखिए, नंबर 1 नासा मार्ग। सबसे पहले लिखते हैं नासा मार्ग। हाँ भाई देखिए, एक जोड़ी बाह्य नासा
द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे नाक में जो होता है, हमारा नाक जो है उसमें क्या होता है, एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार एक जोड़ी का मतलब होता है दो। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित रहता है। कहाँ स्थित होता है? अग्र छोर पर स्थित होता है। जब अग्र छोर पर नासा द्वार स्थित होते हैं तो नासा द्वार से श्वसनी तक का जो पथ होता है उसको हम नासा मार्ग कहते हैं। नासा द्वार से लेकर यहाँ तक का मार्ग, नासा द्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा द्वार से लेकर के ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग नाम से जानते हैं। ग्रसनी तक के पथ को किस नाम से जानते हैं? नासा मार्ग के नाम से जानते हैं। यह नासा पथ द्वारा दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा हुआ होता है। अब आप इसे सबसे पहले इसको अगर लिख लिया हो तो ठीक है, ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अब आपको दिखाता हूँ ग्रसनी। देखिए इसे मैं पूरी तरह से चित्र बना करके आपको समझाऊंगा कल के वीडियो में। आज मैं मात्र आपको लिखवा रहा हूँ इसको, वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए ग्रसनी नंबर 2 भाग आ गया। ग्रसनी का ग्रसनी में देखिए इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों होते हैं। क्या क्या होता है भाई? इस भाग में नासा मार्ग तो नासा मार्ग होता है और दूसरा मुख गुहिका दोनों बोलते हैं। नासा मार्ग और मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा, ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ के द्वारा वायुनाल में खुलने का होता है। जब यहां तक वायु पहुंच जाती है तो उसके पश्चात हमारा स्वर यंत्र आ जाता है। जहां से हमारी आवाज निकलती है तो स्वर यंत्र
देखिए स्वयंत्र में क्या होता है, यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह है श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्या होता है भाई, श्वास नाल का सबसे कौन सा भाग होता है, ऊपरी भाग होता है। स्वरयंत्र में वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, वाक रज्जु उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात हमारा ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया के बारे में लिखें। देखो ट्रेकिया में क्या होता है, वायुनाल ग्रीवा से होकर के वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल वक्ष गुहा से होकर ग्रीवा से होती हुई वक्ष गुहा में कहां से होकर के जाएगी, वायुनाल ग्रीवा से होती हुई इससे ग्रीवा से होती हुई वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थित बने सी आकार के जो फांसी के छल्ले होते हैं, इसके छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं जो उससे श्वास नलियों से पकड़ने से रोक देते हैं। जो किसी से पकड़ने से रोकते हैं, वो सी आकार के छल्ले श्वास नली को आपस में क्या करने से रोक देते हैं, सी पकड़ने से रोक देते हैं। इसके बाद नया पॉइंट आपका आ रहा है श्वास नली। क्या है आपका, इसके बाद में मैं लिख देता हूं श्वास नली। देखिए श्वास नली के बारे में मैं बताऊं आपको कि वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, जो दोनों की एक बाएं फेफड़े में चली जाती है और एक दाएं फेफड़े में चली जाती है। और दोनों तरफ का जो दायां बायां फेफड़ा होता है वो इन छोटी छोटी श्वसनिकाओं को और आगे जाकर के विभाजित करता चला जाता है। ये प्रत्येक श्वसनी अपनी और के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हमारे फेफड़े आ जाते हैं जो गुलाबी रंग के होते हैं, दो फेफड़े पाए जाते हैं। कल इसके बारे में मैं आपको श्वास नली और फेफड़े लिखवा करके और चित्र बनाकर मैं इसे आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आगे के लिए कल। धन्यवाद।